हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ मीनिंग अगर आपको समझना है तो हम लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स। तो मैथ्स का रूल क्या है कि आपको जितनी अननोन वैल्यू को क्या बोलते हैं, इन मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल। आपको जितनी अननोन वैल्यू फाइंड करनी है उतने इक्वेशन की जरूरत है। यहाँ पर टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है, इसीलिए यहाँ वर्ड आया है पेयर। पेयर मींस टू। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन की जरूरत है। तो अगर मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, इफ आई वांट टू राइट the equation in two variable, equation of two variable in standard, so it is ax plus by plus c is equal to 0. Then condition a b c belongs to r, मतलब यहाँ पर हमने वेरिएबल कौन से लिए हैं, x and y। ने वेरिएबल कौन से लिए हैं, x and y। a to z आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पर यहाँ हमने लिखने के लिए वेरिएबल कौन से लिए, x and y। तो 99% हम जब भी जरूरत होती है तो नॉर्मली हम पहले से देखते हैं कि ज्यादातर हम x और y को प्रेफर करते हैं। दे आर सिंबल, वो एक सिंबल है। अननोन वैल्यू के लिए हम कोई ना कोई सिंबल लेते हैं, तो ये एक सिंबल है और ज्यादातर हम x और y, और वेरिएबल को अगर आपको सिंबल में लिखना है तो स्मॉल अल्फाबेट में लिख सकते हैं, और उसमें भी हम नॉर्मली 99% केस में हम x और y यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने x और y यूज किया। ये a b c ये तीनों जो है वो कांस्टेंट, मतलब a जो है वो x का कोएफिशिएंट, b जो है वो y का कोएफिशिएंट और c जो है वो कांस्टेंट। मतलब ये जनरल फॉर्म है, इस तरह का उसका फॉर्म होता है। अगर आपको एक पर्सनल इक्वेशन, कोई इंडिविजुअल इक्वेशन लेंगे तो उसमें ये a b c नहीं आएंगे, उसकी जगह नंबर्स आएंगे, उनकी जगह कांस्टेंट नंबर आएंगे। तो ये a b c जो है वो कोई भी नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये तो हमने जनरल फॉर्म लिखा है, पर इंडिविजुअल इक्वेशन होगा, पर्सनल इक्वेशन होगा, उसमें a b c की जगह नंबर्स आएंगे, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट एक कंडीशन ये है कि a square plus b square is not equal to 0। अब हमें ये देखना है कि a square plus b square 0 कब हो सकता है। यहाँ कंडीशन क्या दी है कि चलो a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर मेन कंडीशन ये है कि a square plus b square is not equal to 0। इसका मीनिंग क्या है, तो हम उल्टा लेंगे, a square plus b square 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि a square plus b square 0 कब होता है, if a and b both are 0 then a square plus b square is equal to 0। अगर a और b दोनों एक साथ 0 है, ओनली a 0 है तब भी नहीं, ओनली b 0 है तब भी नहीं। if a and b both are 0, a और b दोनों 0 है तभी a square plus b square की वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर a और b, if a and b are 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा, c is equal to 0। तब ये कोई इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं, मतलब a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, पर a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता। if a is 0, अगर a 0 हो तो सिर्फ y वेरिएबल वाला इक्वेशन बनेगा, वो भी चलेगा। if b 0 तो सिर्फ x वेरिएबल वाला इक्वेशन बनेगा। मतलब अगर दोनों में से कोई एक 0 है तो एक वेरिएबल नहीं रहेगा, सिर्फ वन वेरिएबल वाला इक्वेशन बनेगा, पर तब भी वो इक्वेशन है। पर अगर a और b 0 है तब ये सिर्फ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये गलत है।
एग्जांपल लेकर समझा सकता हूं। चलो 4x + 3y + 9 = 0। इसमें अगर यहां पर a क्या है 4, पर अगर ये 0 होता तो इक्वेशन ऐसे बनता। यहां b क्या है 3, पर अगर ये 0 होता तो इक्वेशन ऐसे बनता। चलो मैथमेटिकली ये दोनों सही है, पर अगर a और b, जैसे यहां इस इक्वेशन जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये इक्वेशन हमारा एक एग्जांपल है, इसमें a 4 है, b 3 है और c 9 है। मैंने जैसे आपको बताया कि a b c तीनों कांस्टेंट है, मतलब हर एक इक्वेशन में उसकी अलग-अलग वैल्यू होगी। आप a b c की वैल्यू बदल दी जाएगी तो नया इक्वेशन आपको मिलता जाएगा। फॉर्मेट तो वही है, ax + by + c = 0। आप a b c की वैल्यू चेंज करते रहो, फर्क कितना होगा, बहुत सारे इक्वेशन इनफाइनाइट, उसमें फर्क क्या होता है, ये वैल्यू बदल जाती है, वैल्यू तो वही है। तो अगर आप इसमें a 4 b 3 c 9, अगर ये 4 की जगह 0 होता तो x वाला नहीं आता, मतलब ऐसा बनता। अगर ये 3 की जगह 0 होता तो y वाला फॉर्म नहीं आता, ऐसा बनता। पर अगर ये दोनों 0 होते तो 9 = 0, क्या ये सही है? नहीं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि x और y दोनों के कोएफिशिएंट एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर दोनों के कोएफिशिएंट एक साथ 0 हो गए तब कोई इक्वेशन बनने वाला नहीं। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो हमने 9 में भी देखा था, ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन क्या है, सिर्फ ये समझने से नहीं होती, आपको पूरी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब कहलाएगा, a b c बिलोंग्स टू r। a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर a और b एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, आपको वर्ड में नहीं पता है। इसका मतलब क्या है, a and b r, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें अब देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर की बात करें, क्यों? क्योंकि अगर इसे सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक इक्वेशन में से फाइंड नहीं होगा। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन की जरूरत है, उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए वर्ड है आपके। तो चलो उसका भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। ये फर्स्ट a2x b2y c2 = 0। और लीनियर इक्वेशन वाली कंडीशन तो इसमें अप्लाई, मैंने पहले ही बताया कि कोएफिशिएंट की वैल्यू बदल जाती है तो इक्वेशन अलग हो जाता है। अगर सिर्फ ऐसा नहीं कि तीनों की वैल्यू या a b c है, तीनों की वैल्यू बदल जाए तभी अलग इक्वेशन बनेगा, नहीं, थोड़ा सा भी चेंज है तो अलग इक्वेशन बन जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये है, अगर मैं सिर्फ c की वैल्यू बदल दूं, ये 6 की जगह 9 तो भी अलग इक्वेशन। मतलब अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट की वैल्यू बदलती है तो अलग इक्वेशन बन जाता है। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमने देख लिया। अब मेन बात जो है इसे सॉल्व करना। हाउ कैन वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 9th में भी, और 9th में भी हमने एक मेथड देखी थी, ग्राफिकल मेथड। सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equation in two variable। कि टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है
मेथड। ये दो मेथड कि हमने लाइन पे भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन का पूरा ये वहां पर आपको एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, दो इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। सेम टू सेम ये कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन कितने हैं? दो। तो दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको एक ग्राफ में ड्रॉ करना है और उनकी जो लाइन है वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। चलो ग्राफ ड्रॉ कर दिया और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, हमें तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो ये तो पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। हम ग्राफ पे दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उनका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। डेफिनेटली हम x एक्सिस पे ये जो है x कोएफिशिएंट बनेंगे, x का जो कोएफिशिएंट, और y एक्सिस पे y के कोएफिशिएंट बनेंगे। तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका x और y कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल x और y की वैल्यू करेंगे और वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो ये ग्राफिकल मेथड कि दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे, और दो स्ट्रेट लाइन जो है, एक पॉइंट ये है कि दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि वो भी हमें देखना पड़ेगा कि दो स्ट्रेट लाइन, उसके लिए भी आपको एक पॉइंट दिया है आपकी बुक में। तो ये दोनों मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड। तो अगर हम बुक में पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 कि दो स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, कि दो स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में है तो टोटल कंडीशन क्या हो सकती है। पेज नंबर 41 पहले तो ये हो सकता है कि बोथ आर इंटरसेक्ट, और दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड, यार पैरेलल। फर्स्ट केस क्या होगा? इंटरसेक्टिंग मींस दे इंटरसेक्ट मैक्सिमम इन वन, ज्यादा से ज्यादा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, दे आर पैरेलल। एंड थर्ड, क्या पॉइंट, मतलब दोनों ग्राफ की लाइन एक ही लाइन है, ये फर्स्ट ग्राफ और ये सेकंड। कोइंसाइड मींस दोनों एक ही हो, अलग अलग नाम। कोइंसाइड मींस एक दूसरे के ऊपर ऑल है, अलग अलग नाम, दूसरे की उसके ऊपर। तो टोटल दो लाइन प्लेन में, ये दो लाइन के प्लेन में ये टोटल 3 केस हो सकते हैं। या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी, या तो कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस सेम, कोइंसाइड मींस सेम, एक दूसरे के ऊपर भी सेम लाइन। तो ये टोटल 3 केस हो सकते हैं। अब ये फर्स्ट केस, इस केस में दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सिंगल पॉइंट। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर दो वेरिएबल है तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब दोनों की एक एक वैल्यू। तो यहाँ पर यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, यहाँ पर एक भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। अगर इस तरह का केस है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पॉइंट्स है, मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं लाइन के ऊपर, जितने भी पॉइंट है, और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो वो सभी पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों लाइंस पे, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, क्योंकि दोनों लाइन सेम लाइन है, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं, तो सभी जो है वो सॉल्यूशन बने। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे?
इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइटली में नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इस तरह का केस है, ग्राफ ड्रॉ करते इस तरह का केस है, तो सिंगल पॉइंट पे कैसे करेंगे, मतलब सिंगल यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन। इफ दे आर कॉन्सेप्ट देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप बिना ग्राफ किए ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन का जो ग्राफ है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कौन सा है। अगर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, तो आप बता पाएंगे कि वहां यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आपको पता लग जाए कि उन दोनों का ग्राफ पैरेलल है, तो बता सकते हैं कि वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। और ये बता सकते हैं कि इफ दे आर कॉन्स्टेंट देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी आप बता सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ कोएफिशिएंट देखने पड़ेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज यहां तक रख दो। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने स्टार्टिंग अगले लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक स्टडी किया था। अब उसमें जो आगे दिया है थोड़ा सा हम उनमें से देखेंगे। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 उसमें क्या दिया है, फर्स्ट लाइन जो दी आपको, जो बोल्ड लेटर में दिया उसको देखना। इच सॉल्यूशन मींस x and y of linear equation in two variable correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन के हमने ये लाइन किया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम उसके दो पॉइंट फाइंड करते हैं मैक्सिमम। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम उससे ज़्यादा हो तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो हम 9th में क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे कि लीनियर इक्वेशन के कोई भी 2 पॉइंट फाइंड करते थे और उन दोनों पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके, उन दोनों पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उनमें से पास होने वाली लाइन ड्रॉ। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट जरूरी है। तो क्या लाइन ड्रॉ में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं? नहीं, लाइन कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। लाइन किसकी है, लीनियर इक्वेशन। तो वो सभी पॉइंट्स उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये पूरा 9 था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू, और ये चीज हम 9 पे भी अब हमें इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। हम कैसे फाइंड करते हैं कि आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, उसके हिसाब से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। आप दोनों में से कोई एक वेरिएबल करेस्पॉन्डिंग, ऐसे नहीं कोई भी नहीं, उसके करेस्पॉन्डिंग, उससे रिलेशन, इस इक्वेशन के रिलेशन में, उस वेरिएबल के रिलेशन में जो दूसरा वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू मिलेगी। सपोज कि मैंने x की वैल्यू ले ली 1, if x is equal to 1, then y की वैल्यू क्या होगी। अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इससे जाएगा तो माइनस होगा, y की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब इसका एक पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी। x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट, they are corresponding to each other, means vice versa। ये पॉइंट भी है और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी, आपके लिए पॉइंट भी, इक्वेशन भी है, सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन, और इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इस ग्राफ का पॉइंट जो है सॉल्यूशन होगा, और जो भी सॉल्यूशन है वो इक्वेशन के ग्राफ का
पॉइंट, ये तो एक पॉइंट है। चलो अब आपको पहले ये लगा कि हमने x की वैल्यू पुट की, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब y की वैल्यू पुट करें, इफ y की वैल्यू आपको लगता है कि चलो 1 2 कुछ भी कर सकते हो, तो ये सब 9 में आएगा, y की जगह पर आप 1 पुट करो, ये होगा सेम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको y की वैल्यू 1 मिली, इसलिए मैंने ये 1 दिया कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिली। अगर आप y को लेंगे, क्योंकि ये करेस्पॉन्ड है, x 1 के लिए y भी क्या होगा 1, बाद में आप कैसे भी करें, x 1 लेके y फाइंड करें या y 1 लेके x फाइंड करें, तब भी वही सेम है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन है x और y। तो x की कोई एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी, तो अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू चेंज, आप जितने भी पॉइंट फाइंड करने का सकते हैं। ये हमने 9 में देखा है, 9 में क्या था, राइट फॉर सॉल्यूशन, क्या वहां पर सिंगल इक्वेशन होता है और हमें क्या दे देते हैं, फाइंड 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। क्यों? बिकॉज़ देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंगल लीनियर इक्वेशन वो भी 2 वेरिएबल, उसके इनफाइनाइट होते हैं सॉल्यूशन, उसमें से आपको कोई भी दे, आप x या y की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ चलो मैं y को मैं तो 3 है, ठीक है ना, तो y का टेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। अब होगा माइनस आएगा, ये डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, पॉइंट क्या माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ में लिख देते हैं, हमारे पास ग्राफ नहीं है तो ऐसे रफली भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ ये ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 जैसे जरूरत है वैसे होगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 साइड में -1 -2 -3 ग्राफ में तो इसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1 कहाँ पर आएगा, ये 1। सेकंड पॉइंट -2, नेक्स्ट पॉइंट है -2 3, तो 3 कहाँ पर आएगा, अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ढूंढ लो, एक लाइन ये मुझे आपको स्केल से ड्रॉ करेगा तो स्केल है। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट सभी इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट, 3 है। तो आपको ऐसा लगा होगा कि x की कुछ भी वैल्यू रख दूं तो क्या वो इसका सॉल्यूशन होगा, हाँ हो गया। ये लाइन ऐसे है, इस लाइन के ऊपर x की सभी वैल्यू आएगी, x की भी सभी वैल्यू आएगी, y की भी सभी वैल्यू आएगी, पर अलग अलग होगा। जैसे कि x1 के लिए y1 y3 के लिए x क्या -2, x की भी सभी वैल्यू आएगी, y की भी सभी वैल्यू आएगी, और वो सेम नहीं होगी, अलग अलग। कहीं x1 के लिए y1 है, जैसे x -2 के लिए y3, जैसे नीचे जाएगा x की भी सभी वैल्यू आएगी, इस साइड भी जाएगा मतलब y की भी सभी वैल्यू आएगी, पर कॉम्बिनेशन अलग होगा, x और y की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो ये आपके डाउट का सॉल्यूशन, आप कोई भी वैल्यू ले लें, हाँ कोई भी वैल्यू आएगी, क्योंकि लाइन और इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट है तो सभी वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ जो कनेक्शन, यहाँ जो रिलेशन है वो अलग, x और y की वैल्यू सेम नहीं, उसके रेफरेंस में होगी, ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से होगा, तो ये हो गया सिंगल इक्वेशन। अब तो आपको यही पता है, ये जो हमने पॉइंट देख लिया पेज नंबर 42 कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है,
इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो वो सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं और जो सॉल्यूशन है वो सभी ग्राफ सभी जितने भी सॉल्यूशन है वो उसके पॉइंट्स हैं आपको वही बताएगा। देन नीचे दिया है अगर आप दोनों इक्वेशन एक साथ लेंगे नाउ कंसीडर द इक्वेशन 1 and 2 given above और जो आगे दिए जो दो इक्वेशन है वो दोनों को आप एक साथ लेंगे रिपीटेड द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द आगे जो हमने इंफॉर्मेशन दी है तो ये क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने कल डिटेल में स्टडी किया। अब आपको पेज नंबर अब आप देख सकते हैं कि हम एग्जांपल में देखेंगे क्योंकि मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला नहीं हूं आप अपने आप देख सकते हैं। एग्जांपल 1 में आपको क्या दिया है कि लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1 सेक्शन 3.1 में एक एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल यहां पर दिया है कि आप गोस टू पेयर विद द रूबिस्टेटी एंड वांट टू हैव राइट्स ऑन राइट पिन एंड प्ले होगला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली इन ग्राफ में। तो ये जो वर्ड सिचुएशन है प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसको पहले एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन में एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो और बाद में उस इक्वेशन का ग्राफ लिखो। तो आगे भी इक्वेशन फॉर्म किया था y half of x मतलब 1/2x और दूसरा था x - 2y सो जरा सॉरी उसको से ही बनाया तो यहां पर दो इक्वेशन है यहाँ पर दो इक्वेशन है एक इक्वेशन है एग्जांपल 1 पेज नंबर 41 यहाँ पर प्रैक्टिकल कंडीशन है तो आगे आपको ये इसमें दो इक्वेशन एक है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तुमने कल ही देखा था इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है a1x b2y sorry ax plus by plus c is equal to 0 मतलब सभी जो है x y और 1 सभी सिंगल एक ही साइड होने या तो लेफ्ट में या तो राइट में। अब सबसे पहले मेलिसियन क्रॉस मल्टीप्लाई ये बन जाएगा अब b2y को इससे ले लो इससे मल्टीप्लाई करो 0 is equal to x minus 2y या x minus 2y इससे थोड़ा ये गलत है 0 is equal to दोनों सही है दोनों में कोई गलत नहीं क्योंकि दोनों इक्वल 0 equal to ये equal to 0 दोनों एक ही बात। हम नॉर्मल इस तरह से देखते हैं तो इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने लिया है dx plus 4y is equal to 19। अब आपको इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है दो इक्वेशन दोनों इक्वेशन को एक एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है मतलब आपको दोनों के 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया आगे बताया कि x और y उसकी ऐसी कोई भी वैल्यू हो कोई एक इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है उसके हिसाब से आपको दूसरे इक्वेशन की वैल्यू मिलेगी आपके बुक में ये है। अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन का है दोनों टेबल दिए हैं दो पॉइंट्स फाइंड दोनों इक्वेशन के दो पॉइंट्स फाइंड किए हैं तो लेफ्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन का राइट में सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू उसके हिसाब से y की वैल्यू अगर आप x 0 रखते हैं तो y आएगा 0 अगर आप x 2 रखते हैं तो y मिलेगा 1 वो देख सकते हैं। दूसरे इक्वेशन के 3 पॉइंट हैं क्यों क्योंकि एक पॉइंट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें जो x है x जो है वो x वो एक प्रॉब्लम है x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगा ये सब चीजें हमने 9th में देखी होगी इसलिए उन्होंने तीसरा पॉइंट पॉइंट कि अगर x 0 है दूसरे इक्वेशन में तो y क्या होगा y
पर अगर y0 देखो वहां x की वैल्यू दे रखी है तो y की y0 है तो x की वैल्यू अपन 3 है। दूसरा पॉइंट हो गया। तो फिर हम तीसरा पॉइंट पाएंगे क्योंकि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर x 4 है तो y कितना होगा 2। दोनों के दो पॉइंट्स फाइंड कर दिए। अब अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्राफ दोगे दोनों इक्वेशन का ग्राफ दोगे दोनों का स्ट्रेट लाइन होगा। पहले दोनों के पॉइंट रिप्रेजेंट किए उससे पास होने वाली लाइन होगी। अब दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग इन सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट के जो सॉल्यूशन एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट है और दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है सिंगल। तो दोनों इस q वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर उसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 2। सॉल्यूशन क्या होगा x 4 and y 2। तो ये है इक्वेशन को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड। चलो ये इंटरसेक्टिंग का हो गया। अब आप सेकंड में देखो। सेकंड एग्जांपल 2 में दिया है एग्जांपल 2 वहां पर पेज नंबर 42 एग्जांपल 2 पेज नंबर 42 वहां पर इक्वेशन दिया है 2x plus 3y equal to 1 और 4x plus 6y equal to 8। अब आप इसमें x और y की वैल्यू पुट करके सब करेंगे और उसका ग्राफ होगा। तो दोनों का ग्राफ सेम लाइन है। दोनों का ग्राफ सेम लाइन है मतलब सेम या कोई सेम लाइन है मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब सेम एक ही लाइन है। तो कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन देखने में अलग अलग है वैसे तो एक ही है। ये दोनों इक्वेशन सिर्फ देखने में अलग अलग है वैसे तो एक ही क्योंकि दोनों की जो लाइन है दोनों का जो ग्राफ वो सेम है। ऐसे ऐसे दोनों अलग अलग दोनों में ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू अलग अलग मतलब दो अलग अलग इक्वेशन पर इनका जो रिड्यूस फॉर्म है सिंपल फॉर्म है वो सेम। इस वजह से ग्राफ भी सेम आएगा और इन दोनों के सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम और एक सिंगल सेम है मतलब सिंगल में कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। तो यहां पर जो लाइन आएगी हम सेम लाइन नहीं बोल सकते दोनों की अलग अलग लाइन है पर मैच लैंग्वेज में बोला है चैप्टर के अंदर जो बोला है कैसे है कोइंसाइड एक दूसरे के ऊपर ही है। तो दोनों लाइन कॉमन मतलब जितने भी सॉल्यूशन है सभी कॉमन सॉल्यूशन है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये दोनों इक्वेशन एक कैसे इनमें इक्वेशन नंबर 1 एक ही इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा 4x plus 3y सेकंड है या मैं सेकंड को 2 से डिवाइड करूं डिवाइड बाय ये सेकंड जो है उसको 2 से डिवाइड क्या है दोनों एक ही इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई मतलब दोनों से अगर आप दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कुछ अलग नहीं करते उसमें इक्वालिटी मेंटेन रहेगी फॉर्म पहले से था। तो सेकंड इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट है मतलब अंत में दोनों एक ही पर देखने में दोनों अलग अलग। ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेम है। चलो अब ये सब समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं। अब आप एग्जांपल नंबर 3 है उसमें दो इक्वेशन दिए हैं। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 43 उसमें जो दो इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal to 0 तो सेकंड दिया है 2x plus 4y minus 10 equal to 2 इक्वेशन। अब आप इन दोनों के दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका जो ग्राफ वो कैसा आएगा पैरेलल है इन दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां क्या होगा नो सॉल्यूशन ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इन दोनों के ग्राफ में या ऐसा कोई
मैं पेज नंबर 46 ये तो तीनों एग्जाम्पल किए, उससे हमें क्या पता चलता है उसका जो पूरा कंक्लूजन है वो टेबल पेज नंबर 46 टेबल नंबर 3.4 आपको बात पूरा दिया क्या दिया कि पहले तो पेयर ऑफ लाइंस मतलब इक्वेशन, दूसरा दिया है टेबल ऑफ a2 b1 of b2 c1 of c2 then compare the ratio graphical representation ये जरूरी ये टेबल में से रहता है कोई ना कोई क्वेश्चन होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक प्लस क्या है तो अब हमने देखा कि कोई इक्वेशन में जो ग्राफ है कोई इंटरसेक्टिंग आता है किसी में कॉन्सेंट आता है किसी में पैरेलल आता है तो जैसा ग्राफ होता है उसके हिसाब से सॉल्यूशन तो क्या ये हम बिना ग्राफ को ये पता लगा सकते हैं हाँ कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा उसके सॉल्यूशन कैसे होगा कोई भी इक्वेशन का ये इक्वेशन का नहीं हम बात करें दो इक्वेशन कोई भी दो इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा उसके कितने सॉल्यूशन होंगे वह बिना ग्राफ को ये पता लगा सकते हैं एल्जेब्रिक मतलब कैलकुलेशन बिना उसके लिए ये तीन रेशियो जरूरी है ये वाला अपने को मतलब x कोऑर्डिनेट का रेशियो b1 अपॉन b2 मतलब y कोएफिशिएंट का रेशियो और c1 अपॉन c2 मतलब कांस्टेंट का रेशियो तो हमने अभी जो किया वही सब यहाँ किया कि यहाँ दो इक्वेशन थे एग्जांपल 1 में ये इक्वेशन हमने ड्रॉ करके भी पता लगा इसका ग्राफ कैसा होता है इंटरसेक्टिंग क्या बिना ड्रॉ किए पता लग सकता है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा हां वो कैसे कोएफिशिएंट का रेशियो का तो पहले ये वाला को a2 का रेशियो क्या होगा b1 माइनस 2 c1 का 0 यहां पर अगर आप देखें तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो आगे c1 और c2 चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे इसका a1 और a2 फाइंड करेंगे b1 और b2 फाइंड करेंगे पहले ये अगर ये दोनों नॉट इक्वल ये कांस्टेंट का रेशियो फाइंड करने की जरूरत है अगर ये दोनों रेशियो नॉट इक्वल बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे बता सकते नॉट इक्वल है मतलब इनका ग्राफ कैसा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन देन ये एग्जांपल नंबर 2 पे देखा कौन कौन से दो इक्वेशन है ये दो 2x 3y -9 0 दूसरा 4x 6y -18 यहाँ रेशियो 2 of 4 3 of 6 -9 of 9 आपको देखने में अलग अलग इनका रिड्यूस फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा है 1 of 2 मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 अगर ये कंडीशन है तो ग्राफ कैसा होगा कोइंसिडेंस लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होगी सेम लाइन होगी कोइंसिडेंस लाइन उनके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता लगा सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन कैसे होंगे देन थर्ड फॉर एग्जांपल लिया था हमने x + 2y - 4
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c। अगर आपको पहले तो ये चेक करना है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, आगे चेक करने की जरूरत है। पर अगर ये दोनों इक्वल है तब आगे चेक करना क्या ये c1 upon c2 से इक्वल है या नॉट इक्वल। अब अगर नॉट इक्वल तो क्या होगा, पैरेलल लाइन। और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। दोनों नॉट इक्वल है तो आगे चेक करने की जरूरत है। अब दोनों इक्वल, पहले तो ये दोनों नॉट इक्वल है तो आगे पर अगर दोनों इक्वल है और तीसरा भी इक्वल है तो इनफाइनाइट, पर तीसरा भी से इक्वल नहीं तब नो सॉल्यूशन। ये मेन जरूरी, बिना ग्राफ को क्या बता सकते ठीक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और सॉल्यूशन कितने होंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ है जो हम यहाँ पर कंबाइन होंगे तब स्टडी करेंगे क्योंकि उसमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं और वो ग्राफ पेपर जब आपके पास अवेलेबल होगा तब हम स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the line representing following pair of linear equation intersect at a point। क्या इनका ग्राफ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या पॉइंट है, ये हमें विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए सॉल्व करना है। और वो कैसे, उनके रेशियो, किसका रेशियो, कोएफिशिएंट है a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2। इससे हमें डिसाइड करना है कि इनका जो ग्राफ वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। सो क्वेश्चन 1, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, पर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। a1 upon a2 I by 7 then b1 upon b2 minus 4 upon 6 तो 2 2 कट होगा तो 2 3 minus 2 upon 3। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर ये दोनों इक्वल होते तो आगे हम चेक कर सकते। अभी भी ये चेक हो सकता है, हमने टेबल में देखा था पेज नंबर 46 पे कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। सो तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों, इनका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इनका जो ग्राफ है वो सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। यहाँ देख के बता सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड को ये फर्स्ट को, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मिलेगा, और सेकंड को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट मिलेगा। मतलब देखने में दोनों अलग अलग है पर सेम इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको लाइन कैसे मिलेगी, कोइंसाइड, पर यही चीज आप रेशियो से भी पता लगा सकते हैं। जैसे चलो आपको देख के पता नहीं लगा तो आप रेशियो फाइंड करके भी आइडिया लगा सकते हैं। 9 upon 18, 9 2 1/2, देन b1 upon b2 3 upon 6, 3 2 means 1/2, then
C1 upon C2 12 upon 24 24 2 है 190। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कंडीशन है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, अंत में तो सेम लाइन होगा। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। अब सॉल्यूशन कितने आएंगे वो आपसे नहीं मांगा गया, आपसे यही पूछा गया कि इनका ग्राफ कैसा होगा। पर ग्राफ के ऊपर से आप सॉल्यूशन कैसा होगा वो भी बता सकते हैं, या सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसाइड। ग्राफ अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर कोइंसाइड है तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, (6x minus 3y plus 10) सबका एक एक एग्जांपल, इंटरसेक्टिंग का, कोइंसाइड का और पैरेलल का। 2x minus y plus 9 is equal to 0। यहाँ ये दोनों इक्वेशन है, तो a1 upon a2 6 upon 2, a1 a2 means a means x के कोएफिशिएंट, b means y के कोएफिशिएंट and c means constant। So यहाँ 2 3 है, then c1 upon c2 minus 3 minus 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3, सॉरी ये c1 नहीं b1 b2, अब आएगा c1 c2 10 upon 9। अब अगर आप देखेंगे तो कंडीशन क्या है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो क्या आएगा यहाँ, नो सॉल्यूशन। सबका एक एक एग्जांपल, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then intersecting line unique solution। Then second case, if all three are equal, all three ratios are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines are coincident, then there are infinite solution। And third one, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then lines are parallel, there are no solution। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। सब आपको रेशियो फाइंड करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले ये दोनों वर्ड समझना जरूरी है। अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन का मिनिमम एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, यहाँ तो दो केस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट मिनिमम एक सॉल्यूशन है। दोनों केस में मिनिमम एक सॉल्यूशन है। दो ही केस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको लीनियर इक्वेशन की पेयर के आपको दो सॉल्यूशन मिले, तीन सॉल्यूशन, या तो यूनिक मिलेगा या तो इनफाइनाइट मिलेगा। पर कंडीशन क्या है कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन का मिनिमम एक सॉल्यूशन है तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशन आएगी, एक तो यूनिक वाला और दूसरा इनफाइनाइट। मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, पर बीच में कुछ नहीं है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों केस कंसिस्टेंस में आएंगे। और जो पैरेलल लाइन वाला, वहां आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, वो केस इनकंसिस्टेंस
हम रेशियो से पता लगा सकते हैं, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सो फर्स्ट वन इज देयर आर टू सॉल्यूशंस 3x plus 2y is equal to 5. Another one is 2x minus 3y is equal to 7. अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है कि सभी के लिए वेरिएबल x y और कांस्टेंट सेम साइड होने चाहिए। यहाँ पर x और y ये तो सेम साइड है और कांस्टेंट अलग साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर रेशियो फाइंड करना है, खास ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोएफिशिएंट का रेशियो, कोएफिशिएंट मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये एक सिंबल है। हर बार कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, इसलिए हम क्या दे देते हैं उन्हें सिंबल। तो यहाँ ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब उसकी सभी चीजें एक ही साइड होगी, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। यहाँ कांस्टेंट अलग साइड, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3x plus 2y minus 5 is equal to 0। और यहाँ पर 2x minus 3y minus 7 is equal to 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप रेशियो ले सकते हैं कि a1 upon a2 is equal to 3 upon 2, then b1 upon b2 is equal to 2 upon minus 3। मतलब अगर आपको ये जो नंबर वो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? नेगेटिव साइन जो है, पूरा नंबर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर के साथ है, क्योंकि वो दोनों में से न्यूमरेटर या दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है तो पूरा जो नंबर बनेगा रेशनल नंबर वो भी कैसा होगा? नेगेटिव। और उसको साइन का रिप्रेजेंट होगी ऊपर न्यूमरेटर। देन c1 upon c2 minus 5 minus 7 means 5 upon 7। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या कंडीशन है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अब c1 upon c2 की जरूरत नहीं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कैसा होगा? सिंगल सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। अगर आप सीधा ये लिख दो, हमें तो सिर्फ ये आंसर दे देना, और ये आपको सिर्फ समझ में आए इसलिए लिखा है कि ग्राफ का इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। देन सेकंड वन इज, अब अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो c1 upon c2 अगर आप फाइंड ना करें तो भी चलेगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x minus 3y is equal to 8 and second equation है 4x minus 6y is equal to 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट जो है वो राइट में, उसको आपको लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। -8 is equal to 0। देन सेकंड वन इज 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। अब आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं a1 upon a2 2 upon 4 2 2s means 1 upon 2। then b1 upon b2 तो ये आएगा, आपको यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं -3 upon -6 minus का 1/2। then c1 upon c2 means -8 upon -9 minus का 8 upon 9। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ हमें नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ये दोनों हमने देख ली। आगे टोटल दिए हैं, उसमें से फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। थर्ड और फोर्थ में यहाँ सॉल्व करवा लो, फोर्थ आपको होमवर्क में करना है।
थर्ड दिया है इक्वेशंस आर फर्स्ट वन इज 3/2x कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं रेशनल प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 सेकंड इक्वेशन है 9x minus 10y is equal to 40 चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा देन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे चलो अब रेशियो फाइंड करते हैं कि a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 a1 है 3/2 एंड a2 है 9 अब ये यहाँ अगर आप ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर सो 3 का 1/6 then b1 upon b2 so 5/3 upon -10 तो यहाँ पर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर 5 -1/6 अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ देखिए a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 so ग्राफ कैसा होगा intersecting lines सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन और ये कैसा होगा कंसिस्टेंट because there is a one solution ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 4 आपको होमवर्क में करना है फिर मैं यहाँ आपको करवाता हूँ में लिया है 4/3 x plus 2y is equal to 8 सेकंड इक्वेशन दिया है 2x plus 3y is equal to 12 सो अब यहाँ a1 पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4/3 x plus 2y minus 8 is equal to 0 then 2x plus 3y minus 10 is equal to 0. So, a1 upon a2 4 upon 3 अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर 2 upon 3 then b1 upon b2 2 upon 3 is 2/3 यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं तो c1 upon c2 यहाँ पर दोनों इक्वल है तो फाइंड करना पड़ेगा -8 upon -12 ये 4 2 जा 4 3 जा 4 और 2/3 सो यहाँ पर क्या होगा कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तो ग्राफ कैसा होगा पॉइंट मतलब सेम है तो इन सॉल्यूशन कितने हो गए इनफाइनाइट और ये कैसा होगा कंसिस्टेंट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 बाकी सब हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं वो हम जब हम यहाँ पर पर्सनली मिलेंगे तब हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ग्राफ आप जब सामने होंगे तभी